प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। अभी तक मैंने आपको जो कंटेंट पहुंचाया है वो खास तौर से गणित और विज्ञान से संबंधित था। गणित और विज्ञान से संबंधित जो बेसिक जो अवधारणाएं थी, जिसके अंदर सरल ब्याज हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, लाभ हानि हुआ, या वृत्त, आयत, त्रिभुज से संबंधित जो अवधारणाएँ थी, उन पर बेसिक मैंने क्वेश्चन और कंटेंट दोनों ही आप तक पहुँचाए। लेकिन इसी बीच जब मुझे लगा कि जो पेपर के अंदर ख़ास तौर से जो साइकोलॉजी का पार्ट आता है उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं और इन 30 क्वेश्चन को भी हम कितने अच्छे तरीके से कर सकें, उसके लिए मैंने इस साइकोलॉजी के पार्ट्स के अंदर जो ख़ास तरह से कुछ कंटेंट था जिसके अंदर सीखने के नियम यानी अधिगम के सिद्धांत, इन अधिगम के सिद्धांत के अंदर जो ख़ास तौर से 4 तरह के टॉपिक है, उसके अंदर संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, निर्मितवाद और गेस्टाल्टवाद। तो इसके अंदर मैंने आपको जो संज्ञानवाद के जो टॉपिक ले रखा है, व्यवहारवाद में पहले करा चुका हूँ, जिसके अंदर कुल 4 सिद्धांत मैंने बताए हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अभी इसके अंदर मैं संज्ञानवाद वाला पार्ट ले रहा हूँ। संज्ञानवाद के अंदर भी 3-4 है, लेकिन संज्ञानवाद के अंदर खास तौर से आपके पियाजे वाला सिद्धांत है। और पियाजे के अंदर जो 4 चीज़ें थी, 4 जो टॉपिक थे, खास तौर से 4 अवस्थाएँ, उन 4 अवस्थाओं को मैंने पूरा अलग से आपको समझा दिया, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। इन टॉपिक में से क्वेश्चन बनते ही हैं, बनते, इसलिए मैंने इन टॉपिक्स को लिया है। वैसे आपके पास काफ़ी कंटेंट है पढ़ने के लिए, फिर भी मुझे लगा कि मुझे इसमें से कुछ कर लेना चाहिए ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो जो पियाजे वाला सिद्धांत तो मैं ले चुका हूँ, अब मैं इसके अंदर खास तौर से 2 सिद्धांत और बाकी जो संज्ञानवाद पर आधारित है, उसके अंदर एक तो वाइगोटस्की का सिद्धांत और दूसरा है ब्रूनर के सिद्धांत। वाइगोटस्की को आज इन तक किसी भी एग्ज़ाम ने छोड़ा नहीं है। हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं साइकोलॉजी वाला पार्ट अगर है तो उसके अंदर वाइगोटस्की वाला क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। तो मैं आज वाले इस लेक्चर के अंदर वाइगोटस्की सिद्धांत और ब्रूनर्स का सिद्धांत है, सीखने के दोनों ही नियम, चाहे विकास के नियम का हो, इनको मैं आज लेता हूं। और इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण जो वर्ड्स हैं जिन पर क्वेश्चन बनते हैं, उन वर्ड्स की का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं इसके अंदर कर लेता हूं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर अच्छा लगे आप इसको लाइक करें, आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ साथ में आप शेयर भी करें ताकि सबको इसके अंदर पूरा फ़ायदा मिले। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज संज्ञानवाद के ये दोनों ही सिद्धांत। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बाद हम लेते हैं वाइगोटस्की सिद्धांत। वाइगोटस्की सिद्धांत जो है वास्तव में पियाजे का ही सिद्धांत है। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है उस संज्ञानात्मक सिद्धांत को डेवलप करके और वाइगोटस्की ने अपने सिद्धांत को बनाया है। इसने बताया कि जो पियाजे कहता है कि यानी अपने पियाजे के सिद्धांत के अंदर खासतौर से स्वतंत्र, खोजबीन और परिपक्वता, ये 2 वर्ड जो है महत्वपूर्ण है। यानी पियाजे इन दोनों सिद्धांतों को बालक के विकास में महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन वाइगोटस्की ने कहा कि ये चीज़ें तो है ही, लेकिन इसके साथ यानी कि ये 2 चीज़ें वाइगोटस्की की नहीं है, ये पियाजे की है, दोनों ही, स्वतंत्र खोजबीन और परिपक्वता। वाइगोटस्की ने कहा कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो उसके सीखने पर, उसके संज्ञानात्मक विकास पर बल देती है। और ख़ास तौर से इसके सिद्धांत को नाम दिया इसने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इस सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंदर ही वाइगोटस्की की मूल जो बात है वो इसके अंदर छिपी हुई है। तो हमें ख़ास तौर से इस वर्ड को याद रखना है कि ये इसका दूसरा नाम है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसके अंदर इसने सामाजिक रचनावाद दर्शन लिया, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सामाजिक रचनावाद में इसने जो मुख्य टॉपिक लिए हैं वो है सामाजिक कारक, भाषा और चिंतन। ये 3 चीज़ें सामाजिक रचनावाद के लिए, वाइगोटस्की के लिए महत्वपूर्ण है। यानी वाइगोटस्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंदर इन 3 वर्ड्स के आसपास इर्द गिर्द चलता है। और इसके अंदर जो बात आ रही है वो है कि जो आपकी संस्कृति है, आसपास की जो कल्चर है, उस संस्कृति का प्रभाव जो है वो सूचना और विचार जो दोनों उस पर कितना असर डाल रहे हैं, ये चीज़ें इसके अंदर ली जाएगी खास तौर से। अब इसके अंदर क्या है, सामाजिक कारक में ये बात आ गई, भाषा, चिंतन, और इसी के आधार पर वह सीखता है, जिसमें खास तौर से आता है अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति।
यानी दो पर्सन के बीच में, चाहे बालक और माता के बीच में हुआ, बालक और पिता के बीच में हुआ, या अपने आसपास की जो वातावरण है जिसमें समाज के लोग रहते हैं, उनके आधार पर उनकी जो आपस में अंतर्वैयक्तिक जो परिस्थिति बनती है उसके आधार पर बच्चों में अलग अलग तरह से विकास का स्तर होता है। अब इसके अंदर तीन चीज़ें दी ध्यान रखना। अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में जो आपके इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वास्तविक विकास स्तर, संभाव्य विकास स्तर और समीपस्थ विकास क्षेत्र। दैन लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में ये तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है और इनको आपको समझना जरूरी है। इन तीनों स्तरों को समझने के लिए आप एक काम करें, पहले इनका नाम डाल दें, वास्तविक विकास स्तर, यानी कि इसको लिख दें आप LAD, इसको लिख दें LPD और इसको लिख दें आप ZPD। अब आपको समझना होगा कि LAD में क्या है। LAD मतलब वो क्षेत्र है जिसके अंदर बालक आसानी से अंदर एंटर कर सकते हैं और बिना किसी वयस्क या किसी एक इंटेलिजेंट पर्सन की सहायता के आप ये सब कुछ सेल्फ ही सीख लेता है। ये है वास्तविक विकास स्तर, यानी ये वो परिस्थितियां हैं जिनको बिना किसी की सहायता के वो स्वयं ही बालक सीख लेता है। जबकि LPD के अंदर क्या आता है कि जो सीखने का लेवल होता है उसके अंदर वह एक लिमिटेशन तक अंदर चला जाता है, मतलब लिमिटेशन तक तो सीख लेता है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जिनको वह सीख नहीं पाता। तो इस स्तर को सीखने के लिए उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी मतलब यहाँ उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, यानी निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है, तभी वह अंदर इस पोर्शन में जा पाता है। फिर तीसरा आता है जो समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ZPD ये वो क्षेत्र है जिसके अंदर बालक केवल इसके बाहर बाहर ही घूमता रहता है, वो अंदर जा ही नहीं पाता। मतलब ये वो परिस्थितियां हैं जिनका समाधान करना और जिनको सीखना बालक के अकेले के वश की बात नहीं होती, और यहाँ पर इसको बाहर से किसी की फुल फ्लैश हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ये तीनों के बारे में आप अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक तरह से ख़ास तौर से बताया है वो ये बताया है कि इन दोनों का अंतर, मतलब LAD और -LPD बराबर ZPD बन रहा है। इन दोनों का अंतर जो होता है एक तरह से वो आपके ZPD में आता है, जिसको वो बाहर से किसी न किसी की हेल्प से ही सीख सकता है। मतलब ये ऐसी रेंज होती है जिसके अंदर समस्याएं काफ़ी टफ होती है और वो अंदर वो एंटर नहीं कर पाता है। तो इसलिए इसको स्किल्ड पीयर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसके अंदर उनकी हेल्प से ही यह सीख सकता है। फिर इसके अंदर एक खास वर्ड आता है स्काफ होल्डिंग। स्काफ होल्डिंग यानी कि पाड़ या पाइट, हिंदी वर्ड इसके पाड़ या पाइट ही है। और ये स्काफ होल्डिंग, इसके अंदर क्या होता है कि जो लर्नर्स होता है, सीखने वाला, उसको ज़रूरत पड़ती है स्किल्ड पीयर की, यानी जो एक वयस्क होता है इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये इसके अंदर एक तरह से एक पाड़ या किसी एक सहारे की तरह काम करता है, थोड़ी सी वो हेल्प करता है और इससे बालक उस चीज़ को सीख लेता है। यानी एक ये नई मानसिक संरचना है, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे, जिससे वो किसी नई चीज़ को सीखते समय वह किसी पीयर्स का, स्किल्ड पीयर का सहारा लेता है और उस समस्या को आसानी से सोल्व कर लेता है या उस लेवल तक वह पहुंच जाता है। ये आपके स्काफ होल्डिंग है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, और ये आपके वाइगोटस्की का वर्ड है, इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। इस पर वह क्वेश्चन डाल सकता है। उसके बाद में एक कंडीशन ऐसी आती है कि धीरे धीरे छात्र बिना समर्थन के ही वह अपने कार्य का निष्पादन कर लेते हैं
और इसी के अंदर आता है ये स्काफोल्डिंग, यानी पहले तो सहारे की ज़रूरत और धीरे धीरे बाद में बिना समर्थन के ही अपने बिना समर्थन ले ही वो निष्पादन को अच्छा बना सकते हैं। अगला टॉपिक आता है इसी के अंदर आंतरिक संभाषण यानी इनर स्पीच। अब आंतरिक संभाषण के अंदर जो खास तौर से आता है वो दो चीज़ें हैं आपके, एक तो चिंतन और दूसरा आता है भाषण। ये दोनों ही महत्वपूर्ण साधन है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए। यानी छोटे बच्चों द्वारा भाषा का जो उपयोग जो किया जाता है उसके अंदर मतलब ऐसा नहीं कि इस भाषा है ना, भाषण नहीं, भाषा इसका उपयोग केवल सामाजिक, हम अभी तक मानते हैं कि वो सामाजिक संचार में ही इसका उपयोग करते हैं, लेकिन वह इसके साथ साथ में इसका उपयोग अपने व्यवहार का नियोजन भी करते हैं। इसके अंदर व्यवहार का नियोजन, ये एक बड़ी बात है। यानी आंतरिक संभाषण में चिंतन और भाषा आता है, और भाषा का मतलब ये नहीं है केवल सामाजिक संचार किया जाए, बात को एक दूसरे तक पहुंचाया जाए, इसके अंदर व्यवहार का नियोजन भी इसके अंदर किया जाता है। ये वाइगोटस्की ने बताया है। तो फिर इसका संबंध इससे कैसे हुआ? मतलब जब बालक इसका उपयोग वो खास तौर से आत्म संयमन है ना, सेल्फ रेगुलेशन के लिए जब करता है तो उस केस में यह आंतरिक संभाषण या निजी संभाषण कहलाता है, प्राइवेट संभाषण हो जाता है। पियाजे इस चीज को यूज करता है, तो इसके अंदर पियाजे कहता है कि ये जो है खास तौर से ईगोसेंट्रिक होता है, आत्म केंद्रित, खास तौर से ये ध्यान रखें। और दूसरा अपरिपक्व होता है, ये पियाजे कहता है ना, पियाजे। लेकिन इसके अंदर वाइगोटस्की ने कहा है कि ये जो है एक चिंतन का एक इम्पोर्टेंट टूल है। ये पियाजे ने कहा कि ये खास तौर से मतलब इसी से भाषा से ये चिंतन पर आया है। तो आंतरिक संभाषण में क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर के वाइगोटस्की सिद्धांत के अंदर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इसका नाम है, जिसमें सामाजिक रचनावाद, दर्शनवाद आ रहा है, और इसके अंदर सामाजिक कारक, भाषा, चिंतन ये आ रहे हैं। और फिर इसके अंदर अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में ये 3 लेवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, वास्तविक विकास स्तर, संभाव्य विकास स्तर, समीपस्थ विकास क्षेत्र। और अगला इसके अंदर आता है स्काफ होल्डिंग पार्ट, जिसमें स्किल्ड पीयर की सारे वह आगे बढ़ पाता है। और आंतरिक संभाषण जो होता है इनर स्पीच, इसके अंदर चिंतन और भाषा शामिल है, और भाषा के बेस पर ही वह चिंतन में जाता है। भाषा को इसने पियाजे ने इसको ईगोसेंट्रिक और अपरिपक्व बताया है, लेकिन इसने जो वाइगोटस्की ने कहा कि ये भाषा का जो नियोजन होता है, नियमन होता है, वो बाद में एक चिंतन के लिए इम्पोर्टेंट टूल का काम करता है। ये इसके अंदर मुख्य बातें आ गई है। अब मैं लेता हूँ इसके अंदर इसके जो शैक्षिक नियतार्थ है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में इसके अंदर क्या जरूरी चीज़ें हैं वो इसके अंदर अपन देखते हैं। शैक्षिक नियतार्थ के अंदर खास तौर से इसने बताई है कि सहायता प्राप्त, खोज और साथी संगी का सहयोग इसके अंदर मिलता है। और साथी संगी जो मैं बता रहा था, पीयर्स जो होता ना, है ना, साथी संगी का यहाँ पीयर कोलैबोरेशन दिया है, और असिस्टेड डिस्कवरी, यानी कुल मिलाकर के जैसे वह समस्या में आता है तो उसके अंदर उसको पीयर्स की जरूरत पड़ती है। और ये वो कौन सा एरिया है? समीपस्थ विकास क्षेत्र, जिसके अंदर जेडपीडी होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके अंदर उसकी साथी की जरूरत पड़ती है। साथ ही संभाव्य विकास स्तर के अंदर थोड़ी सी जरूरत पड़ती है, ये वाला पोर्शन। तो ये इस चीज़ को लेकर के इसने कहा कि ये सहायता प्राप्त, खोज और साथी संगी का सहयोग है। दूसरा है पारस्परिक शिक्षण, यहाँ रेसिप्रोकल टीचिंग दे रखी है। पारस्परिक शिक्षण का मतलब होता है पठन बोध, यानी कि रीडिंग
कॉम्प्रिहेंशन, ये रेसिप्रोकल टीचिंग के अंदर आता है और ये बताता है कि इस सिद्धांत में प्रेरित एक ऐसे शैक्षिक नवीनता आ जाती है इसके अंदर, जिससे शिक्षक तथा 2 से 4 छात्र आपस में मिलकर एक सहयोगी अधिगम समूह बना लेते हैं और किसी भी एक टेक्स्ट पैसेज के बारे में वार्तालाप करते हैं, जिससे आपस में संज्ञानात्मक युक्तियों और यथायुक्त प्रश्न और सारांश के द्वारा वो स्पष्टीकरण करते हैं, पूर्वानुमान करते हैं और उस पर आपसे डिस्कस करते हैं। इससे बालक को भी सीखने को मिलता है और वापस शिक्षक की उसके अंदर हेल्प करता है, शिक्षक बालकों से वापस इसके अंदर संज्ञान लेता है कि बालकों के अंदर जो वार्तालाप हुआ है वो सार्थक है या नहीं। इसके अंदर बालक फिर से प्रश्न करते हैं और फिर से उनके अंदर डिस्कस चलता है और इस तरीके से उनका पठन बोध कंप्लीट होता है। तो रेसिप्रोकल जो टीचिंग है उसके अंदर पठन बोध, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसके अंदर हेल्प करता है। अगला है सहयोगी अधिगम। अब सहयोगी अधिगम का पार्ट जो है ये इसी के अंदर है। इसके अंदर जो बालक आपस में समूह बना लेते हैं और एक ग्रुप बना करके और ग्रुप में बैठते हैं और इस तरीके से वो जो भी समस्या आती है या जो भी कंटेंट होता है उस पर आपसे डिस्कस के द्वारा एक दूसरे के विचार रखते हुए इसके अंदर जिसको ज़्यादा अच्छा रहा वो दूसरे को बताएगा, अपना कंटेंट ये इसको बताएगा। इस तरीके से एक दूसरे के अधिगम में हेल्प करते हैं, जिसके अंदर सभी अपने अपने उत्तरदायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करते हैं। इसके अंदर किसी के मन में कोई भी गलतफहमी अगर होती है तो वो भी पूरी व्याख्या के साथ वो दूर कर लेते हैं। ये जो दोनों चीज़ें आ रही है इसके अंदर ये बात शामिल है कि वैयक्तिक विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है बच्चों में, वो जब एक सहयोगी अधिगम समूह बना लेते हैं तो उसके अंदर ये व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो जो कमियां होती है वो अलग अलग वो एक दूसरे के अंदर साझा करके उसको वो सीखने में पूरा हेल्प कर लेते हैं और हेल्प ले भी लेते हैं। तो इस पूरे का शैक्षिक संदेश ये है, एक तो आत्म अनुशासन, दूसरा है साक्षरता क्रिया, है ना, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, और ये लिटरेसी के अंदर काम आता है। ये इसके अंदर मुख्य रूप से वाइगोटस्की का वाला सिद्धांत है जो कह रहा है कि बालक इसमें सेल्फ डिसिप्लिन सीखता है और साक्षरता क्रिया में भाग लेता है। तो ये इसके शैक्षिक निहितार्थ हो गई, इसके अंदर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपके शैक्षिक निहितार्थ के अंदर आ रही है। तो ये जो आपका टॉपिक हुआ वाइगोटस्की का। संज्ञानवाद के अंदर पियाजे और पियाजे के बाद में वाइगोटस्की और वाइगोटस्की के बाद में यह आता है आपके ब्रूनर्स थ्योरी। ब्रूनर ने भी अपने अंदर या जो पियाजे का सिद्धांत था उस सिद्धांत को और अधिक उन्नत बनाने का प्रयास किया है और इसके अंदर इसने जो खास तौर से कहा है वो है शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालकों का मानसिक चिंतन। यानी ब्रूनर का जो है पूरा कॉन्सेप्ट वो इस पर शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालकों के मानसिक चिंतन पर। आपका पहला टॉपिक यही बनता, क्वेश्चन यही से बनता है कि संज्ञानवाद का वो कौन सा सिद्धांत है या कौन सा सिद्धांत है जो बालकों की शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालकों के मानसिक चिंतन पर आधारित है या कोसेंट्रिक है। तो वो आपके ब्रूनर का है, ध्यान रखना। अब इसके अंदर इसने 3 वर्ड लिए हैं खास तौर से ब्रूनर्स ने, सक्रियता, दृश्य प्रतिमा और सांकेतिक। सक्रियता यानी कि इनएक्टिव और दृश्य प्रतिमा यानी आइकॉनिक और तीसरा है सांकेतिक यानी कि सिंबॉलिक। अब इसमें सक्रियता में क्या आता है? सक्रियता का मतलब बालक क्योंकि शैशवावस्था और बाल्यावस्था है तो ये तो बहुत तो छोटे 2 साल से आसपास की होती है, तो उसके अंदर क्या है 2 से नीचे वाली, तो उसमें सक्रियता में ही आता है कि बालक अपने मन की जो अनुभूतियाँ होती हैं, जो महसूस करता है, उसको वह हर कुछ एक्टिविटी करके या कुछ हाथ पैर हिला करके ने उसको बताने की कोशिश करता है। जैसे मान लो अगर दूध का बोतल आपके पास बालक के पास आता है तो उससे देखकर वह मुंह चलने की कोशिश करता है या हाथ पैर हिलाता है। इस तरीके से वह एक सक्रियता विधि से कुछ अपनी अनुभूतियों को दर्शाता है, यानी वो बताता है कि उसकी दूध पीने की इच्छा है। ये आता है सक्रियता में। फिर आता है दृश्य प्रतिमा। दृश्य प्रतिमा के अंदर बालक कुछ मतलब किसी भी तरह की चीज़ों को या किसी जो वह अनुभूत कर रहा है
उसकी अपने मन में एक इमेज बनाता है, एक विजुअल इमेजेस, दृश्य प्रतिमाएं बनाता है और उन दृश्य प्रतिमाओं के द्वारा अपनी जो अनुभूतियाँ होती हैं महसूस करता है, उनको वो अभिव्यक्त करता है इसके अंदर। फिर आता है सांकेतिक यानी कि सिंबॉलिक। सिंबॉलिक के अंदर भी वह जो कुछ एक सांकेतिक भाषा तैयार करता है और उसके द्वारा सांकेतिक भाषा के बेस पर वह अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। इसके अंदर जो इसने बताया है अपने ब्रूनर ने, वो कह रहा है कि ये जो है लगभग 2 साल से या लगभग 1.5 साल से 2 साल के बीच में ये वह सक्रियता दिखाता है। और इसके बीच में ये है ना, 2 नहीं, ये जो चीज़ होती है वो मतलब बर्थ से स्टार्ट करता है और लगभग 1.5 साल तक, यानी कि 18 महीने मान लो इसको, 18 मंथ ले लो। और ये जो है वो है ये 1.5 साल से लेकर के 2 साल तक चलता है। और ये जो है 2 साल से लेकर लगभग 5 ईयर तक ये चीज़ें चलती है, यानी कि जन्म से 18 वर्ष के अंदर इनएक्टिविटी बताता है और 1.5 से 2 साल के बीच में उसकी दृश्य प्रतिमाएं बनती है और सांकेतिक जो बनाता है वो 2 से 5 साल के बीच में ये यूज़ करता है। तो ये इसके अंदर मुख्य टर्म हो गई। शैक्षिक उपयोग के अंदर यानी जो ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसके ये जो सारे शैक्षिक उपयोग है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्लास टीचिंग के अंदर काम आते हैं। पहला है अंतर्दर्शी चिंतन वर्सेस विश्लेषणात्मक चिंतन है। यानी अंतर्दर्शी चिंतन का मतलब बालक क्लास में अचानक जो कुछ महसूस करता है, यानी जिसको अपन कहते हैं तात्कालिक ज्ञान। तात्कालिक ज्ञान जो होता है वो ही उसका अंतर्दर्शन कहा जाता है और इस अंतर्दर्शन के बेस पर शिक्षक उस बालक के सीखने में मदद कर सकता है। दूसरा आता है विषय की संरचना। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। विषय की संरचना के अंदर क्या शामिल है? आपको मालूम है कि अगर आप कोई भी पाठ ले रहे हो, पाठ पढ़ा रहे हो या गणित पढ़ा रहे हो या कोई पढ़ा रहे हो, तो जैसे आपको मालूम है कि उस पाठ से संबंधित कुछ खास तौर से नियम, प्रविधियां और कुछ सूत्र वगैरह होते हैं। तो वो चीज़ें उस बालक के पाठ की आप पढ़ाने के लिए आप शुरुआत करोगे, उसके पहले आपको ये चीज़ें बतानी पड़ेगी। यानी विषय की संरचना बालक के सामने पहले आपको रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन। तो जब तक ये रखा नहीं तब तक वह बालक जो है उस पाठ के अंदर क्या है, वो क्या सीखना चाह रहा पता नहीं चलेगा। तो उस नियम, प्रविधियाँ और जो कुछ संप्रत्यय होते हैं, उन संप्रत्ययों को पहले ही बालक को बताना पड़ता है, उसके सामने रखना पड़ता है। और वो जो सारी चीज़ें इस सिद्धांत के, ब्रूनर के सिद्धांत के अंदर आसानी से पता चल जाती है, जो कि इस क्लास टीचिंग के अंदर काफ़ी महत्व रखता है। यानी ये जो नियम है वो बालक के क्लास शिक्षण के अंदर अन्वेषणात्मक सीखने पर बल देता है, यानी डिस्कवरी लर्निंग पर फोकस करता है। बालक उसके अंदर आगमनात्मक विधि से वह सीखता है और इसलिए इस जो सिद्धांत की भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। फिर आता है संबद्धता का महत्व। ब्रूनर ने इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। संबद्धता के अंदर 2 तरह की होती है। एक तो होती है सामाजिक संबद्धता, दूसरी व्यक्तिगत संबद्धता। यानी जो कुछ बालक ने सीखा है उसका वह भविष्य में समाज में रहने, उनके साथ में जीने के लिए जो यूज़ करता है वो इसके अंदर सिखाया गया है। दूसरा, इसी चीज़ का वह व्यक्तिगत जीवन के लिए इसके जो शिक्षण कौशल होते हैं और जो वो यूज़ करता है वो इसके अंदर व्यक्तिगत संबद्धता के अंदर आता है। फिर आता है तत्परता यानी कि रेडीनेस। तत्परता के अंदर बालक को क्या सिखाना है सबसे खास, और वाई यानी उद्देश्य क्या है और कंटेंट क्या है। इसके अंदर तो आएगा कंटेंट और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो ये पहले ही आप प्रिपेयर कर लें और फिर इसके अंदर आप बालक को सिखाएं तो वह अपनी क्षमताएं विकसित कर लेता है। ठीक है ना। ये खास तौर से जो क्षमताएं विकसित करता है वो तत्परता के बेस पर ही है। तत्परता
उसको प्रिपेयर करनी होगी, उसी बेस पे वह अपने जीवन में विभिन्न जो क्षमताएं हैं वह जो भविष्य में काम आती है उनको डेवलप कर लेता है। तो इस प्रकार से ये शैक्षिक उपयोग इसके अंदर बहुत काम के हैं। तो ब्रूनर का पूरा सिद्धांत जो है वो मूलभूत किन किन बिंदु पर आधारित है वो अपन ने इसके अंदर लिया। ये इसके अंदर सक्रियता, दृश्य प्रतिमा, सांकेतिक और इसी को बेस बना करके और ये जो शैक्षिक उपयोग इसके अंदर बताए गए हैं, मुझे विश्वास है कि आपको ये दोनों सिद्धांत जो संज्ञानवाद के मैंने बताए हैं, ब्रूनर और इसका वाइगोटस्की का, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते होंगे और आप इनका यूज़ करेंगे और एग्ज़ाम में इनका अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सही करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अपने इसको जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को भी आप लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें ताकि सभी को इसका पूरा फ़ायदा हो सके। थैंक्स।